हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? कैसा चल रहा है आपका रिवीजन? प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग एम्फीबिया या उभयचर तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है वर्ग क्लास सरीसृप या क्लास एम्फीबिया, सॉरी, क्लास वर्ग सरीसृप या क्लास रेप्टिलिया। अगर हम देखें एनसीईआरटी क्या कहती है इस बारे में कि सरीसृप नाम प्राणियों के रेंगने या सरकने के द्वारा गमन के कारण है। यहाँ पर लैटिन शब्द का मतलब है रेपेरे, ये जो शब्द है रेपेरे यहां से आया है, अथवा रेप्टम जिसका मतलब होता है रेंगना या सरकना। तो नाम से ही पता चल रहा है कि इनका ये नाम रेप्टाइल्स दिया क्यों गया है, क्योंकि यहाँ पर जो जीव हैं वो रेंग कर या सरक कर चलते हैं। जैसे आप सांप को देखें, जैसे आप मगरमच्छ को देखें, जैसे आप छिपकलियों को देखें, ये रेंग रहे हैं या फिर सरक रहे हैं। और रेंगकर और सरक कर चलने की वजह से ही इनका नाम क्या पड़ा है, रेप्टाइल्स पड़ा है। ये सब अधिकांशतः स्थलीय प्राणी है। शब्द पे थोड़ा फोकस कीजिएगा। लिखने को ऐसा भी लिखा जा सकता था कि ये सब स्थलीय प्राणी है, क्योंकि उभयचर जो जीव है आप देखें तो उभयचर पहले ऐसे जीव हैं जिन्होंने जल से थल पर आने की कोशिश करी है, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुए। उसका कारण भी दिया था, क्योंकि प्रजनन के कारण इनमें जो अंडा होता है वो नॉन क्लियोटिक होता है, तो प्रजनन के लिए इन्हें जल में जाना ही पड़ता है। फर्स्ट ट्रू सक्सेसफुल, प्रथम सफल स्थलीय जीव अगर कोई है तो वो कौन है? रेप्टाइल्स है, सरीसृप है। अब यहां पर ये अधिकांश है शब्द क्यों लगाया गया है? जैसे आप कुछ सांपों को देखें, वो जल में रहना पसंद करते हैं। मगरमच्छ, घड़ियाल, क्रोकोडाइल, एलिगेटर, है ना, या घड़ियाल वगैरह, या टर्टल्स आप देखें वो हमेशा कहाँ रहते हैं? जल में रहते हैं। तो इसलिए उन्होंने अधिकांश शब्द लगाया है। उन्होंने ये नहीं लिखा कि सभी जीव कैसे हैं, स्थलीय हैं। इनका शरीर सल्क युक्त त्वचा से ढका रहता है। सल्क युक्त त्वचा से ढका है, इससे एक बात तो हो जाता है कि ये त्वचा से श्वसन नहीं कर सकते। जबकि उभयचरों में देखें तो वहां पे लिखा था इनकी त्वचा नम होती है और वो त्वचा से भी सांस ले सकते हैं। इनमें क्रेटिन द्वारा निर्मित बाह्य त्वचीय सल्क या प्रशल्क पाए जाते हैं। इनमें बाह्य कर्ण छिद्र नहीं पाए जाते हैं। एक्सटर्नल जो ईयर ओपनिंग है वो नहीं मिलती है। यहाँ पर ईयर की जो शुरुआत होती है वो टिम्पेनम से होती है, और यही चीज आपको कहाँ दिखाई थी? उभयचरों में भी यही चीज हमें देखने को मिली थी। कर्णपटल, ये आ गया आपका पॉइंट, टिम्पेनम जिसे अपन ने क्या कहा? टिम्पेनम, है ना। कर्णपटल बाह्य कान का प्रतिनिधित्व करता है। दो जोड़ी पाद उपस्थित हो सकते हैं। शब्दों पे ध्यान दिए, उन्होंने ये नहीं कहा कि दो जोड़ी पाद उपस्थित होते हैं, उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया दो जोड़ी पाद उपस्थित हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि सांप वगैरह में देखें तो वहां पर पैर नहीं होते। लेकिन अगर ऐसे कुछ अपवादों को हटा दें तो कितने पाद हैं? दो जोड़ी। दो जोड़ी मतलब चार। आपको याद होगा एक सुपर क्लास का नाम दिया था टेट्रापोडा, तो टेट्रा का मतलब ही क्या होता है? चार। तो इनमें कितने पाद हैं? दो जोड़ी पाद उपस्थित हो सकते हैं। हृदय सामान्यतः अगर आप देखें तीन प्रकोष्ठ का होता है। फिर से वही एक शब्द आ गया। यहां पर कंफ्यूजन करने वाला शब्द क्या है? सामान्यतः। सीधे सीधे क्यों नहीं लिखा कि इनमें हृदय तीन कक्षीय होता है? सामान्यतः का मतलब है कि इस बात का कोई ना कोई अपवाद भी है। तो वो अपवाद वो क्वेश्चन पेपर पे आता है कभी कभार कि कौन सा ऐसा सरीसृप का सदस्य है जिसमें तीन नहीं चार कक्षीय हृदय पाया जाता है, तो वहां पर ऑप्शन दिया होता है क्रोकोडाइल या मगरमच्छ। सामान्यतः तीन प्रकोष्ठ का होता है, लेकिन मगरमच्छ में यहां पर बाकायदा उन्होंने मेंशन किया है। जो अपवाद है वही हमारे लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। इस चीज को दिमाग में रखिएगा। लेकिन मगरमच्छ में चार प्रकोष्ठ का होता है। सरीसृप असमतापी होते हैं। इस शब्द का मतलब भी आपको बता चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। पोइक्लोथर्मिक। पोइक्लोथर्मिक का मतलब क्या है? पोइक्लोथर्मिक का मतलब होता है ऐसे जीव जो अपने शरीर के तापमान को नियत नहीं रख पाते हैं। मतलब इनके शरीर का तापमान जो है वातावरण के तापमान के हिसाब से बदल जाता है। मतलब ये अपने शरीर के टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं रख पाते हैं, इन्हें कहा जाता है असमतापी जीव होते हैं। सर्प तथा छिपकली, ये यहाँ पे लिखा है, अपने शल्क को त्वचीय कैंचुल, जैसे आम भाषा में हम लोग कैंचुली बोल देते हैं, के रूप में छोड़ते हैं। लिंग अलग अलग होते हैं। अगर आप यहां पर देखें, नर अलग है, मादा अलग है।
उभयचरों में भी ऐसा था, लेकिन उभयचरों में प्रॉब्लम क्या थी कि उनके अंडे कैसे थे, नॉन क्लियोडिक थे, इसलिए सुरक्षा के लिए उन्हें कहां जाना पड़ रहा था, जल में। लेकिन अगर हम सरीसृपों की बात करें तो सरीसृपों में क्लियोडिक अंडा है, मतलब इनके अंडे के चारों तरफ कवच पाया जाता है और ये कवच इन्हें डेसिकेशन या शुष्कन से बचाता है, प्रोटेक्शन देता है। और यहां पर देखें कि नर और मादा कैसे हैं, अलग अलग हैं। अंडा कैसा है, क्लियोडिक है, वातावरण से सुरक्षा मिल रही है। इसीलिए फर्स्ट ट्रू सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, स्थलीय जीव कौन है, रेप्टाइल्स हैं, सरीसृप हैं। निषेचन आंतरिक होता है और आंतरिक निषेचन का मतलब है कि निषेचन कहां होगा, मादा शरीर के अंदर होगा। ये सब अंडज हैं, अंडज मतलब ओविपेरस है, ये अंडे देते हैं। क्या है ये, ओविपेरस हैं, अंडे देते हैं। तथा परिवर्धन कैसा होता है, प्रत्यक्ष होता है। और प्रत्यक्ष परिवर्धन मतलब डायरेक्ट डेवलपमेंट, और डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब होता है इनमें लार्वा अवस्था नहीं पाई जाती है। डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, इनमें लार्वा अवस्था नहीं है, मतलब उस अंडे से सीधे सीधे बच्चा बाहर निकल के आएगा। ये सारे के सारे जो करेक्टर्स हैं वो किसके हैं, सरीसृपों के हैं, है ना। यहां पर कुछ एग्जाम्पल्स भी एनसीईआरटी ने दिए हैं, उन एग्जाम्पल्स पे फोकस करते हैं। पहला उन्होंने दिया है कीलोन, जिसे आम भाषा में कहा जाता है टर्टल। दिखने में काफी हद तक जो है कछुए जैसा दिखता है, लेकिन कछुए के कंपैरिजन में अगर हम देखें क्या डिफरेंस है, तो इनके फोर लिम्ब का डिफरेंस है। टर्टल जो है वो हमेशा जल में ही रहता है, इसलिए वहां पर उनकी बनावट फ्लिपर के जैसी हो गई है, ताकि वो आसानी से तैर पाए, है ना। टर्टल जो है वो ऑलवेज जल में ही रहता है और अंडे देने के लिए कहां पे आता है, समंदर के किनारे आता है, रेत में अंडे देता है जो है। टेस्टिडो, इन्हें कहा जाता है टॉर्टोइज, आम भाषा में हम इन्हें बोल देते हैं कछुआ। ये आप लोगों ने देखा भी होगा, क्या बोल देते हैं इन्हें, कछुआ। कैमिलियन, इन्हें बोला जाता है वृक्ष छिपकली, ट्री लिजार्ड। आप जानते हैं कि लिजार्ड जो होती हैं, जैसे यहाँ पे लिखा ना वृक्ष छिपकली, ये कैमिलियन, आम भाषा में हम इन्हें गिरगिट बोल देते हैं। गिरगिट जानते हैं आप लोग जो है कि ये त्वचा के रंग को बदल सकते हैं और अपने सराउंडिंग के हिसाब से अपने कलर को एडजस्ट भी कर लेते हैं जो है ना, मतलब इनमें कलर बदलने की भी क्षमता पाई जाती है। अगला जो उदाहरण इन्होंने दिया है वो है कैलोटस, जिसे कहा जाता है गार्डन लिजर्ड, बगीचे की छिपकली। दो हो गई, एक हमारे पास कैमिलियन है, एक हमारे पास कैलोटस है, एक हमारे पास वृक्ष छिपकली है, ट्री लिजर्ड है, एक हमारे पास गार्डन लिजर्ड है। इसके अलावा दिया गया है एलिगेटर, ये दिखने में काफी हद तक जो है मगरमच्छ जैसा ही दिखाई देता है, दोनों के एंटीरियर पार्ट्स में थोड़ा डिफरेंस रहता है। मगरमच्छ का आगे वाला हिस्सा देखें तो वो वी शेप नुकीला होता है, जबकि एलिगेटर में देखें तो वो यू शेप होता है। मतलब देखने में काफी हद तक दोनों एक जैसे ही हैं, लेकिन फिर भी एलिगेटर और क्रोकोडाइल दोनों अलग अलग चीजें हैं। और तीसरी चीज होती है घड़ियाल, वो एक अलग ही चीज है। एलिगेटर के बाद दूसरा दिया है क्रोकोडिलस, जैसे घड़ियाल, घड़ियाल ऐसा नहीं है, इसमें बेसिकली मगरमच्छ है, घड़ियाल अलग ही होता है, ये इसका एग्जांपल नहीं। लेकिन हाँ, ये तीनों लगभग एक जैसे ही होते हैं, एक जैसी ही शरीर की बनावट होती है, एंटीरियर पार्ट में जो है वो डिफरेंस होता है। हेमीडाक्टिलस, इसे बोला जाता है घरेलू छिपकली, ये आपने देखी ही होगी, आपके घरों में पाई जाती है दीवारों पर, वॉल लिजर्ड। जहरीले सांपों में देखें, एक दिया है नाजा, नाजा इसे बोला जाता है इंडियन कोबरा, है ना। शब्दों पे देखें तो यहाँ पर पहला ही शब्द लगा है जहरीले, मतलब कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए वो सवाल पूछे तो वहां पर तुलना करने के लिए वो बोल सकते हैं कि कौन सा सांप जहरीला है और कौन सा सांप जहरीला नहीं है। सामान्यतः जो एग्जाम्पल वहां दिए जाते हैं, जो आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं, वो सारे के सारे जहरीले सांप हैं। लेकिन इनके अलावा दो ऐसे कॉमन एग्जाम्पल हैं जो जहरीले नहीं हैं, जो ऑप्शंस में दिए जाते हैं। एक है पाइथन अजगर और दूसरा है एनाकोंडा। दोनों ही सांप जो है जिनका आकार बहुत ज्यादा बड़ा है, लेकिन दोनों ही सांप जहरीले नहीं होते। ये अपने शिकार को अपनी पकड़ में मजबूती से जकड़ लेते हैं और उसके बाद दम घोंटने के बाद उसकी मौत हो जाती है और उसके बाद सीधे के सीधे उसको निगल जाते हैं। इन दोनों में, पाइथन अजगर और एनाकोंडा, दोनों में ही जहर नहीं होता है, दोनों ही नॉन पॉइजनस स्नेक होते हैं। एनसीईआरटी में जो उदाहरण दिए हैं उन्होंने बाकायदा मेंशन भी किया है कि ये कैसे हैं, जहरीले हैं। कौन कौन सा है, नाजा, नाजा ये है इंडियन कोबरा। इसी नाम का एक और होता है जिसका नाम है नाजा हन्ना, इसे बोला जाता है किंग कोबरा, जिसका आकार बहुत बड़ा होता है।
जहरीले सांपों में शायद सबसे बड़े सांपों में से एक होता है क्या, नाजा हन्ना किंग कोबरा, जो दूसरे सांपों का शिकार भी कर लेता है। दूसरा है बंगेरस, इसे कहा गया है करैत, ये भी काफी ज्यादा जहरीला सांप होता है। और तीसरा दिया गया है वाइपर, ये भी काफी ज्यादा जहरीला सांप होता है। एनसीईआरटी में जो तीनों उदाहरण दिए हैं वो तीनों के तीनों कैसे हैं, पॉइजनस स्नेक हैं, वो तीनों के तीनों जहरीले सांप हैं। अगर वो नॉन पॉइजनस स्नेक के बारे में पूछेंगे तो मोस्ट ऑफ चांस ये हैं कि वहां पर दो एग्जाम्पल दिए होंगे, एक पाइथन अजगर का और दूसरा एनाकोंडा का। यहां पे हमारी क्लास कंप्लीट होती है कौन सी, रेप्टेलिया। चलते हैं अगली क्लास की ओर। अगली क्लास में वहां पर दिया गया है क्लास एवीज। एवीज में आप देखें क्या क्या उन्होंने कहा है, इस चीज पे हम लोग फोकस करते हैं। एवीज में उन्होंने कहा है कि एवीज जिसमें रखे गए हैं कौन, पक्षी। और अगर पक्षी सुनते हैं तो पक्षी सुनते से ही हमारे दिमाग में एक ही चीज आती है, उड़ने वाला जीव। लेकिन ऐसा नहीं है, सारे पक्षी उड़ नहीं सकते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि अधिकांश पक्षी जो है उड़ सकते हैं। जैसे कुछ उदाहरण समझते हैं, पेंगुइन्स नहीं उड़ सकते हैं, कीवी नहीं उड़ सकते हैं, शुतुरमुर्ग जिसका डायग्राम भी एनसीईआरटी ने बना के दिया है, ये भी उड़ नहीं सकता है, क्योंकि इसके शरीर का आकार और वजन दोनों ही बहुत ज्यादा है, इसलिए ये उड़ नहीं सकता है। लक्षणों को देख लेते हैं, एनसीईआरटी क्या कह रही है। एवीज का मुख्य लक्षण शरीर के ऊपर पंखों की उपस्थिति है, ये आपके काम की चीज है, तथा उड़ने की क्षमता है। अधिकांशतः पक्षी जो है वो उड़ सकते हैं, और एनसीईआरटी में मेंशन भी किया है कुछ नहीं उड़ने वाले पक्षी, जैसे एग्जाम्पल दिया है ऑस्ट्रिच या शुतुरमुर्ग को छोड़कर। एक एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने दिया है, तो मोस्ट ऑफ चांसेस ये है कि एनसीईआरटी एग्जाम्पल भी इसी का ही लेगी। लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसे जीव हैं जो आप लोगों ने देखे होंगे। एक है कीवी, साइज बहुत छोटा है लेकिन पंखों का आकार और भी ज्यादा छोटा है, इसलिए वो नहीं उड़ पाता। पेंगुइन्स के पास पंख नहीं है, वो मॉडिफाई हो गए फ्लिपर्स में, वो तैरने के लिए जो है रूपांतरित हो गए हैं। इनमें चोंच पाई जाती है, और पक्षियों की चोंच में दांत नहीं होते हैं, है ना। ये मॉडिफिकेशन है कि पक्षियों के चोंच में दांत नहीं होते हैं। लेकिन एक एग्जाम्पल पुरानी बुक्स में या इवोल्यूशन से कनेक्ट करके ये आता था, आर्कियोप्टेरिस, जिसे हम पक्षी और सरीसृपों के बीच की संयोजी कड़ी मानते हैं। अगर आर्कियोप्टेरिस को देखें तो उसमें चोंच पाई जाती है, जो विलुप्त हो चुका है, कनेक्टिंग लिंक है, मिसिंग लिंक है, जिसमें चोंच भी थी और उसके चोंच में दांत भी थे। प्रेजेंट में जितने भी पक्षी हमारे पास है उनके पास चोंच तो है लेकिन चोंच में दांत नहीं है। अग्रपाद रूपांतरित होकर पंख बनाते हैं, जबकि पश्चपाद में सामान्यतः शल्क होते हैं। शल्क सिर्फ पश्चपाद में है, इसके अलावा और बॉडी पे शल्क देखने को नहीं मिलते हैं। जो रूपांतरित होकर, आप जानते हैं, पक्षी चल फिर भी सकते हैं, पक्षी तैर भी सकते हैं, जैसे कि बतख तैर सकती है, पेंगुइन्स तैर सकती है, तथा पेड़ों की शाखाओं को पकड़ने में सहायता करते हैं। त्वचा कैसी है, शुष्क है। अगर त्वचा शुष्क है तो ये बात साबित हो जाती है कि ये अपनी त्वचा से सांस नहीं ले सकते। त्वचा शुष्क होती है, ये लक्षण थोड़ी देर पहले रेप्टाइल्स में भी देखने को मिला, मतलब वो भी त्वचा से सांस नहीं ले सकते हैं। सरीसृप और पक्षी दोनों ही टेरेस्ट्रियल स्थलीय जीव है, और इनके पास त्वचा वाला ऑप्शन नहीं है सांस लेने के लिए। तो नया ऑप्शन क्या है, सरीसृप और पक्षियों में श्वसन अंग होते हैं फेफड़े, लंग्स, और फेफड़ों द्वारा श्वसन को कहा जाता है पल्मोनरी रेस्पिरेशन। पूंछ में तेल ग्रंथि को छोड़कर सवाल यह है कि ये तेल ग्रंथि है और इस तेल ग्रंथि की उपयोगिता क्या है। पक्षी जो है आप जानते हैं कि उड़ते हैं, और अगर बरसात का मौसम हुआ तो ऐसी संभावना होगी कि पक्षियों के पंख आपस में पानी की वजह से चिपक जाएं, और अगर वो पंख आपस में चिपक गए तो पक्षी उड़ नहीं पाएगा। तो ऐसे में वहां पर ये तेल ग्रंथि जो है वहां पर क्या, वाटर प्रूफिंग का काम करती है। ये तेल ग्रंथियां वहां पर वाटर प्रूफिंग का काम करती है, जिससे उनके पंख आपस में चिपकते नहीं है और वो बरसात में भी आसानी से उड़ सकते हैं। पूंछ में तेल ग्रंथियों को छोड़कर कोई और त्वचा ग्रंथि नहीं पाई जाती है। अंतः कंकाल की लंबी अस्थियां खोखली होती हैं। इस शब्द को थोड़ा दिमाग में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आईएमपी है, कि लंबी अस्थियां कैसी हैं, खोखली हैं, और ऐसी अस्थियों को बोला जाता है न्यूमैटिक बोन्स।
क्या बोलते हैं इन्हें, न्यूमेटिक बोन्स। बात आई कि इनमें हड्डियां खोखली क्यों है, कुछ तो उपयोगिता होगी। तो न्यूमेटिक बोन्स होने से, अस्थियां खोखली होने से उनका वजन जो है वो कम हो जाता है। वजन कम होने से उनका शरीर हल्का हो जाता है और हल्का होने की वजह से उन्हें उड़ने में कैसी पड़ती है, आसानी पड़ती है। तथा वायुकोश, इनमें एयर सैक भी पाए जाते हैं और एयर सैक में हवा उपस्थित होने की वजह से इनका शरीर और ज्यादा हल्का हो जाता है। तो हल्का होने की वजह से उड़ने में और ज्यादा आसानी पड़ेगी। तो ये दो लक्षण क्या है, पक्षियों में पाए जाते हैं। लंबी अस्थियां कैसी हैं, खोखली, जिन्हें क्या नाम दिया, न्यूमेटिक बोन्स, तथा इनमें क्या है, एयर सैक युक्त होती है। इनके पाचन पथ में सहायक संरचना क्रॉप पाई जाती है। क्रॉप वहां पर स्टोरेज या संग्रहण का कार्य करती है, क्योंकि आप जानते हैं थोड़ी देर पहले ही हमने देखा है कि पक्षियों में चोंच पाई जाती है, मतलब ये भोजन को पीस नहीं सकते। इन्हें डायरेक्ट भोजन को क्या करना पड़ेगा, निगलना पड़ेगा। और भोजन को निगलते जाएंगे तो कहीं ना कहीं स्टोरेज चेंबर चाहिए। तो वो स्टोरेज चेंबर क्या है, क्रॉप। क्या है वो, क्रॉप है। साथ में वहां पर पेशड़ी है। पेशड़ी या इसे अंग्रेजी में कहा जाता है गिजार्ड। ये क्या करता है, इसका आंसर भी वही है जो अभी है, कि भोजन को ये डायरेक्ट निगल रहे हैं तो कोई ना कोई ऐसी संरचना तो चाहिए जो भोजन को बारीक कणों में पीस सके। तो पीसने का काम कौन करती है, पेशड़ी या गिजार्ड करती है। हृदय पूर्ण 4 प्रकोष्ठ का होता है। आप एम्फीबिया और रेप्टिलिया में जाएं, वहां पर 3 कक्षीय हृदय मिले थे, जहां पे 2 आलिंद और 1 निलय। मछलियों में जाएं तो वहां पर 2 कक्ष मिले थे, 1 आलिंद और 1 निलय। जबकि पक्षी और आगे जाके आने वाली क्लास है जिसका नाम है मैमल्स, स्तनधारी, इन दोनों क्लासेस की बात करें तो इन दोनों क्लासेस में 4 कक्षीय हृदय पाया जाता है। कि इनका हृदय पूर्ण 4 प्रकोष्ठ का बना होता है, यह समतापी होते हैं। ये लक्षण आ गया नया। अगर आप फिशेज, एम्फीबिया, रेप्टेलिया, इन तीनों की बात करें तो इन तीनों में क्या हो रहा था कि उनके शरीर का तापमान वातावरण के तापमान के हिसाब से बदल रहा था। इसे अपने नाम दिया था असमतापी पोइक्रोथर्मिक। लेकिन पक्षी और स्तनधारी ऐसे जीव है जिनके शरीर का तापमान वातावरण के हिसाब से बदलता नहीं है, वो नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है। और ऐसे जीव कहलाते हैं क्या, समतापी। इंग्लिश में भी उन्होंने लिखा है होम्योथर्मस, होम्योथर्मस। ठीक है, होते हैं, अर्थात इनके शरीर का ताप नियत बना रहता है। ऐसा इन्होंने बिल्कुल लिख के दिया हुआ है कि इनके शरीर का ताप कैसा है, नियत बना रहता है, कांस्टेंट बना रहता है। श्वसन फुफ्फुस के द्वारा होता है, लंग्स के द्वारा हो रहा है। आप जानते हैं कि ये पूरी तरीके से स्थलीय है। तो सिंपल सी बात है, स्थलीय अगर हम रूपांतरण देखें कि क्या होता है श्वसन के लिए, तो वहां पे क्या आ जाते हैं, लंग्स। और लंग्स के द्वारा श्वसन को कहा जाता है पल्मोनरी रेस्पिरेशन। वायुकोश फुफ्फुस से जुड़कर सहायक श्वसन अंग का निर्माण करता है। यहाँ पे दिए गए हैं कुछ उदाहरण, जैसे उन्होंने कहा है कॉर्वस, ये हो गया कौन, कौवा। ये सारे एग्जाम्पल जितने भी वो आपने देखे होंगे। दूसरा दिया है कोलंबा, इसे बोला जाता है कबूतर। सिटेकुला, इसे बोला जाता है तोता। स्ट्रूथियो, जिसे बोला जाता है ऑस्ट्रिच, ये ऑस्ट्रिच का डायग्राम आपके में दिया गया है। पैवो, इसे कहा जाता है मोर, और ये इंडियन बर्ड है, नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, है ना, ये हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। एटिनोडाइटस, ये हो गया हमारा क्या, पेंगुइन। पेंगुइन जल में रहता है, समुद्री एरिया में रहता है। अगर आप ध्रुवीय क्षेत्रों में देखें तो वहां पे आपको ये देखने को मिल जाएंगे। दूसरा है हमारे पास वल्चर या गिद्ध, इसका भी डायग्राम आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। नियोफ्रॉन इसे कहा जाता है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगली जो क्लास हमारे पास है वो है वर्ग स्तनधारी। नाम पे चलते हैं कि इनका आखिर ये नाम दिया क्यों गया है। अगर हम देखें तो यहां पर क्लास है मेमेलिया। कौन सी क्लास है, क्लास है मेमेलिया।
और मेमेलिया क्लास है मतलब कुछ नाम दिया गया होगा, तो किसी संरचना के बेस पे नाम दिया गया होगा। तो मेमेलिया नाम दिया गया है मेमरी ग्लैंड के आधार पर। स्तनधारी नाम दिया गया है स्तन ग्रंथियों की उपस्थिति के आधार पर, कि जिन जीवों में स्तन ग्रंथियां पाई जाएंगी वो किस क्लास में रखे जाएंगे, वो स्तनधारी वर्ग में रखे जाएंगे। इस वर्ग के प्राणी सभी प्रकार के वातावरण में पाए जाते हैं। मतलब आप जितने भी पर्यावरण या वातावरण सोच रहे हैं वहां पर स्तनधारी देखने को मिल जाएंगे। अगर हम बात करें कि इन्होंने किन किन चीजों का जिक्र किया है, जैसे इन्होंने कहा है ध्रुवीय ठंडे भाग, पोलर बियर। आपने देखा होगा एक व्हाइट कलर का बियर होता है जो ध्रुवीय क्षेत्रों में मिलता है, और ध्रुवीय क्षेत्रों में है मतलब आपको पता चल रहा है कि कितना ठंडा इलाका है। इतने ठंडे इलाके में भी स्तनधारी देखने को मिल जाते हैं। दूसरा है रेगिस्तान। रेगिस्तान में भी स्तनधारी पाए जाते हैं, जैसे कि ऊंट, जिसे शिप ऑफ डिजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। रेगिस्तान में भी मिलते हैं, जंगल में भी आपको जानवर देखने को मिल जाए। जंगल में तो अक्सर जानवर देखने को मिल ही जाते हैं। अगर आप वहां पे देखें शेर, चीता, ये सब कहाँ मिलते हैं? जंगलों में ही मिल जाते हैं। घास के मैदान वहां पर भी हमें देखने को मिल जाते हैं जीव, है ना, जैसे बिल्डर बीस्ट वगैरह है या हिरन वगैरह है, ऐसे जीव हमें देखने को मिल जाते हैं। अंधेरी गुफाओं में, ये कुछ नया है कि अंधेरी गुफाओं में कौन सा मैमल देखने को मिलता है? चमगादड़, बैट। आप देखिए बैट सामान्यतः अंधेरे में रहना पसंद करते हैं, तो जो बड़ी बड़ी गुफाएं होती हैं जहां पे हमेशा अंधेरा रहता है, तो वहां पे चमगादड़ देखने को मिल जाते हैं। अब आप कहेंगे चमगादड़ तो उड़ता है, फिर उसे पक्षियों में क्यों नहीं रखा गया है? तो सिर्फ उड़ने के बेस पे पक्षियों में थोड़ी ना रख देंगे जो, क्योंकि ऐसे तो एक फ्लाइंग फिश भी हमने पढ़ी थी, उड़ने वाली मछली, तो उड़ रही है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मछलियों से उठाकर उसे पक्षियों में रख देंगे जो है ना। लक्षणों के आधार पर उसे क्लासिफाई किया गया है। अगर हम चमगादड़ की बात कर रहे हैं तो उनमें स्तन ग्रंथियां भी हैं। अगर आप पक्षियों की बात करें तो वो अंडे देते हैं, जबकि स्तनधारी क्या देते हैं? बच्चे देते हैं। तो यहाँ पर ये बहुत सारे लक्षण जो चमगादड़ के वो किससे मिलते हैं? स्तनधारियों से। इसलिए चमगादड़ को कहाँ रखा गया है? स्तनधारियों में रखा गया है। इनमें से कुछ उड़ने, ये मिल गया आपको, चमगादड़ उड़ सकता है। पानी में रहने का अनुकूलन होता है, इसको समझते हैं पानी में। देखने में ऐसा लगता है कि जैसे आम भाषा में हम बोल भी देते हैं व्हेल मछली, है ना, यही बोलते हैं व्हेल मछली। लेकिन व्हेल जो है वो मछली नहीं है, वो एक स्तनधारी है जो है ना, जिसमें रूपांतरण हुआ है किस चीज के लिए? जल में रहने के लिए। दूसरा है डॉल्फिन, बोलने को हम भी वही बोलते हैं डॉल्फिन मछली, लेकिन डॉल्फिन जो है वो भी मछली नहीं है, वो भी क्या है? एक स्तनधारी है, ये भी बच्चे देते हैं। अब सवाल दूसरा आया एक और दिमाग में, कि थोड़ी देर पहले ही ऐसा कहा कि अगर टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है तो उसमें क्या होंगे? लंग्स। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म तो क्या होंगे? लंग्स। मतलब ये सांस किस चीज से लेंगे? लंग्स से। और सभी स्तनधारी किससे सांस ले रहे हैं? लंग्स से। तो फिर व्हेल और डॉल्फिन ऐसे जीव जो है वो पानी में कैसे रह पा रहे हैं? है ना, वो पानी में कैसे रह पा रहे हैं? वहां पे तो लंग्स काम करते नहीं है। तो एक्चुअली में ऐसा नहीं है। एक्चुअल में क्या है कि ये जितनी देर के लिए सांस को होल्ड कर पाते हैं, सिर्फ उतनी देर के लिए ही पानी में जाते हैं और सांस लेने के लिए पानी की सतह पर आते हैं जो, इसलिए वो वहां पर जिंदा है जो। इसका मतलब ये नहीं है कि पानी में रह रहे हैं तो लंग्स नहीं है उनमें, गिल्स है, उनमें भी लंग्स ही हैं। स्तनधारियों का सबसे मुख्य लक्षण दूध उत्पन्न करने वाली, ये रहा काम का पॉइंट, कौन सी ग्रंथि? स्तन ग्रंथि है। स्तन ग्रंथि है इसलिए इनका नाम क्या दिया गया है? स्तनधारी दिया गया है। इनमें मेमरी ग्लैंड्स हैं और मेमरी ग्लैंड होने की वजह से ही नाम क्या दिया गया है? मेमेलिया दिया गया है। जिनसे बच्चे पोषण प्राप्त करते हैं, इनमें दो जोड़ी पाद होते हैं। फिर से वही बात रिपीट हो जाती है कि इन्हें भी किस सुपर क्लास में रखा गया है? इन्हें भी सुपर क्लास टेट्रापोडा में रखा गया है। अब टेट्रापोडा में रखा है मतलब चार ही क्या मिलेंगे? दो जोड़ी पाद मिलेंगे जो चलने, जैसे हम पे ही अप्लाई कर सकते हैं, इंसान चल फिर सकता है, दौड़ भी सकता है। वृक्ष पर चढ़ने के लिए हमारे हाथों की बनावट ऐसी है कि हम वृक्ष पर चढ़ सकते हैं। अगर हमें हटा भी दें तो भी बंदर वगैरह देखें, वो भी वृक्षों पर आसानी से चढ़ सकते हैं। गिलहरी देखें, वो भी वृक्षों पर आसानी से चढ़ सकते हैं। तो वृक्ष पर चढ़ने के लिए, बिल में रहने के लिए, जैसे कि चूहे वगैरह है, छछूंदर वगैरह है, ऐसे जीव ये भी स्तनधारी है।
और ये किसके लिए रूपांतरित हैं? बिल में रहने के लिए। तैरने के लिए, जैसे अभी नाम लिया किसका, व्हेल और डॉल्फिन का, अथवा उड़ने के लिए जैसे अभी नाम लिया चमगादड़। मतलब इतने सारे मॉडिफिकेशन स्तनधारियों में पाए जाते हैं संरचना के बेस पर, और इतने सारे एरिया में जो भी आपके दिमाग में आ रहा है हर जगह स्तनधारी आपको देखने को मिल जाएगा। अनुकूलित होते हैं, इनकी त्वचा पर रोम पाए जाते हैं, हेयर्स। ये करेक्टर याद रखिएगा, क्योंकि हेयर्स का पाया जाना मैमल्स का करेक्टर होता है। मैमल्स के अलावा हेयर्स कहीं और देखने को नहीं मिलते हैं। बर्ड्स कोई हेयर्स नहीं है, पंख हैं वो। रेप्टाइल्स कोई हेयर्स नहीं है। एम्फीबियंस कोई हेयर्स नहीं है। और फिशेज, उनमें भी कोई हेयर्स नहीं है। बाह्य कर्ण पिल्लव, ये एक और यूनिक फीचर है। एक यूनिक फीचर आया हेयर्स, एक यूनिक फीचर आया ईयर पिन्ना। ईयर पिन्ना का पाया जाना भी स्तनधारियों का लक्षण होता है। ईयर पिन्ना ये साउंड वेव्स को कलेक्ट करके टिम्पेनम के पास भेज देता है। ये नहीं बोलना है कि कान किसी और में नहीं है। पहले भी इस चीज का जिक्र हो चुका है कि कान जो है उसके 3 भाग होते हैं, एक्सटर्नल ईयर बाह्य कर्ण, मिडिल ईयर मध्य कर्ण, और इंटरनल ईयर अंतःकर्ण। टिम्पेनम रिप्रेजेंट कर रहा है कान को। ऐसा उभयचरों में भी देखने को मिला, ऐसा सरीसृपों में भी देखने को मिला, और अगर हम बर्ड्स की बात करें तो उनमें भी ईयर पिन्ना नहीं है। ईयर पिन्ना सिर्फ मैमल्स में होता है। मैमल्स के अलावा ईयर पिन्ना किसी और में देखने को नहीं मिलता है। कि बाह्य कर्ण पल्लव पाए जाते हैं। जबड़े में विभिन्न प्रकार के दांत होते हैं। इसके लिए एक शब्द लगाया जाता है हेटेरोडोंट। हेटेरोडोंट। अगर आप दूसरे जीवों की बात करें, जैसे आप शार्क मछलियों की बात करें या मगरमच्छ की बात करें, दांत बहुत सारे हैं, लेकिन सभी दांतों की बनावट एक जैसी होती है। सारे दांत एक जैसे दिखते हैं, उसे बोला जाता है होमोडोंट डेंटिशन। जबकि एनसीईआरटी में लिखा है विभिन्न प्रकार के दांत। कैसे, सुनेंगे। जैसे हमारे आगे के दांत जो है वो चौड़े होते हैं, ये चीजों को काटने का काम करते हैं। फिर उसके बाद कैनाइन देखने को मिलता है जो नुकीला होता है, जो चीजों को चीरने और फाड़ने का काम करता है। उसके बाद हमें दाढ़ देखने को मिलती है जो चीजों को पीसने का या ग्राइंड करने का काम करती है। हर एक प्रकार के दांत की बनावट अलग अलग है। इसी चीज को यहाँ पे लिखा है उन्होंने कि जबड़े में विभिन्न प्रकार के दांत जो मसूड़ों की, एक्चुअली में वहां पे बॉन्स होती है, जबड़ा होता है, लेकिन जो एनसीईआरटी है मान लेते हैं, जो मसूड़ों की गर्तिका में लगे होते हैं, इसके लिए भी एक शब्द है। इसे बोला जाता है थीकोडोंट डेंटिशन। कि जहां पर जो है दांत गर्तिका या सॉकेट में धसा हुआ रहता है, उसे कहा जाता है थीकोडोंट डेंटिशन। ये शब्द जो है एनसीईआरटी ने टर्म इस्तेमाल नहीं करे हैं, ना तो हेटेरोडोंट करा है ना ही थीकोडोंट, लेकिन डेफिनेशन उन्होंने दी है कि विभिन्न प्रकार के दांत हैं। इसके लिए क्या हो गया, हेटेरोडोंट। मसूड़ों की गर्तिका में लगे होते हैं, इसके लिए क्या हो गया, थीकोडोंट। हृदय 4 प्रकोष्ठ का होता है। पक्षियों में भी यही लक्षण देखने को मिला कि पक्षियों में भी 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। श्वसन की क्रिया पेशीय डायफ्राम के द्वारा होती है। ये भी एक यूनिक फीचर है कि मस्कुलर डायफ्राम का पाया जाना। किसका, मस्कुलर डायाफ्राम का पाया जाना, ये भी स्तनधारियों का ही लक्षण होता है ना। पेशीय डायफ्राम के द्वारा होती है। लिंग अलग अलग होते हैं, मतलब डायोसियस कंडीशन है। निषेचन आंतरिक होता है, मतलब कहां पे होगा, मतलब ये होगा मादा शरीर के अंदर। कुछ को छोड़कर, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, ये है हमारा ट्विस्ट। इन्होंने बाकायदा बोला भी है, ये हो जाता है हमारे लिए इंपॉर्टेंट कि कुछ को छोड़कर सभी स्तनधारी बच्चों को जन्म देते हैं, और ये कंडीशन कहलाती है बीबी पेरस, बीबी पेरी, है ना, जरायुज कंडीशन। ये कुछ कौन है। एनसीईआरटी ने नीचे एक डायग्राम दिया है, और उस डायग्राम में दिखाया गया है ऑर्निथोरिंकस या डक बिल प्लेटिपस, जो कि शुरुआती मैमल है। और शुरुआती मैमल होने की वजह से इसमें लक्षण किसके जैसा मिल रहा है, पक्षियों के जैसा। कि जैसे पक्षी अंडे देते हैं, वैसे ही ऑर्निथोरिंकस या डक बिल प्लेटिपस भी अंडा देता है। मतलब वो कौन है, वो ओविपेरस है। इसलिए उन्होंने शब्द क्या लगाया, कुछ को छोड़कर। इस चीज को दिमाग में रखिएगा
कि कुछ को छोड़कर सभी स्तनधारी बच्चों को जन्म देते हैं। ये कंडीशन क्या कहलाती है? बीवी या बीवी पेरस कंडीशन कहलाती है। तथा परिवर्धन कैसा होता है? परिवर्धन प्रत्यक्ष होता है, मतलब इनमें लार्वा अवस्था जो है वो नहीं पाई जाती है। यहां पर आप देखिए उदाहरण दिए हैं एनसीईआरटी ने, कुछ इन पे फोकस करते हैं। क्या कहा है एनसीईआरटी ने? उदाहरण में उन्होंने लिखा है अंडज, बाकायदा इस चीज को उन्होंने मेंशन किया है कि अंडज कौन है, अंडे देने वाला कौन है? ऑर्निथोरिंकस, जिसे डक बिल प्लेटिपस के नाम से भी जाना जाता है, और यहाँ उसकी इमेज भी उन्होंने दी है। ये है हमारा डक बिल प्लेटिपस। बात है डक बिल प्लेटिपस क्यों, डक जैसा क्या है? तो आप इसके आगे की स्नाउट को देखें, ये बतख जैसी दिख रही है, इसकी वजह से ही इसे नाम क्या पड़ा, डक बिल प्लेटिपस। दूसरा उनका जराइम्स, मतलब इसके बाद के जितने भी उदाहरण हमें देखने को मिलेंगे वो सब के सब क्या है, वो सब के सब जो है बीवी पेरी शो कर रहे हैं। बीवी पेरी मतलब वो बच्चों को जन्म देंगे। जैसे कि मैक्रोपस, जिसे हमने क्या कहा, कंगारू, उसका भी इमेज एनसीईआरटी ने दिया हुआ है, मैक्रोपस या कंगारू। नेक्स्ट कहा गया है टेरोपस, इसे कहा जाता है फ्लाइंग फॉक्स। थोड़ा शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। फ्लाइंग समझ में आता है क्योंकि ये उड़ सकता है, फॉक्स इसके चेहरे की बनावट ऐसी है। सुनने में पहली बार में लगता है फ्लाइंग फॉक्स मतलब कहीं ना कहीं किसी दूसरे, ऐसी कौन सी फॉक्स पैदा होगी जो उड़ रही है? तो फ्लाइंग फॉक्स कुछ और नहीं है, वो चमगादड़ का ही दूसरा नाम है। क्या नाम दिया गया? टेरोपस या फ्लाइंग फॉक्स। नेक्स्ट है कैमलस। कैमलस नाम किसका हो गया? ऊंट का हो गया, ये आपने देखा भी होगा। नेक्स्ट है मकाका, इसे बोला जाता है बंदर, जो हमारे आसपास देखने को मिल जाते हैं। रेटस, इसे कहा जाता है चूहा, है ना, ये भी आपके घरों में अक्सर देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट है कैनिस, इसे कहा जाता है कुत्ता, है ना। फेलिस, इसे कहा जाता है बिल्ली, है ना। फेलिस बिल्ली आमतौर पे भी घरों में देखने को मिल जाती है। एलिफस, इसे बोला जाता है हाथी, ये भी आप लोगों ने देखा होगा। एक्वस, इसे कहा जाता है घोड़ा, ये भी देखने को मिल जाता है। डेल्फिनस, ये है डेल्फिनस, सामान्यतः हम इसे क्या कहते हैं? डॉल्फिन, जो हमें नॉर्मली फ्रेश वाटर में देखने को मिल जाती है। बलेनोप्टेरा, इसे कहा जाता है ब्लू व्हेल, जो कि सबसे बड़ा जीव है। कोई आपसे पूछे कि बताइए संसार का सबसे बड़ा जीव कौन है, तो संसार का सबसे बड़ा जीव है ब्लू व्हेल या बलेनोप्टेरा। इसी में एक शब्द हल्का सा चेंज कर दें कि बताइए सबसे बड़ा स्थलीय जीव कौन है, तो आंसर हमारा बदल जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि ब्लू व्हेल जो है वो पानी में रहने वाला जीव है। इमेज एनसीईआरटी ने दी है कि ब्लू व्हेल कहां पे रहने वाला है? पानी में रहने वाला है, तो स्थलीय में लगा नहीं सकते। स्थलीय जीवों में अगर कोई पूछे कि सबसे बड़ा स्थलीय जीव कौन है, तो आंसर आ जाता है अफ्रीकन एलिफेंट, हाथी। नेक्स्ट है पैंथेरा टाइग्रेस, इसे कहा जाता है टाइगर, बाघ। और लास्ट में उन्होंने दिया है पैंथेरा लियो, इसे कहा जाता है शेर। यहां पर जाकर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। लेकिन जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होता है, एनसीईआरटी ने कुछ और भी दिया है। यहां पर उसका पूरा एक समराइज्ड फॉर्म दिया है, जो पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने पढ़ा, उन सबको एक चार्ट के रूप में एनसीईआरटी ने बहुत अच्छे से दिया हुआ है। इस चार्ट को भी हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है। यहां पर उन्होंने संघों के नाम दिए हैं। कौन कौन से संघ हम लोगों ने देखे? हम लोगों ने पॉरीफेरा देखा, हम लोगों ने सीलेंट्रेटा देख, टीनोफोरा देखा, प्लेटी हेलमिंथीज है, एस्के हेलमिंथीज है, एनिलिडा है, ऑर्थोपोडा है, मोलस्का है, एकाइनोडर्मेटा है, हेमिकॉर्डिडेटा है और कॉर्डेटा है। इसके बाद वो अलग अलग लक्षणों के आधार पर देखें क्या क्या तुलना कर रहे हैं अलग अलग संघों में। पहले में उन्होंने कहा है संगठन के स्तर के आधार पर, तो पॉरीफेरा में कैसा संगठन है? अगर आप देखें तो पॉरीफेरा में आपने पढ़ा था कि वहां पर कोशिकीय स्तर का संगठन है। कैसा है? कोशिकीय। सीलेंट्रेटा या निडेरिया में क्या है? ऊतक है। टीनोफोरा में क्या है? ऊतक है। जब सीलेंट्रेटा के बाद टीनोफोरा पढ़ा था तो कहा था कि टीनोफोरा के अधिकांश लक्षण किससे मिलते जुलते हैं? निडेरिया या सीलेंट्रेटा से मिलते जुलते हैं। उसके बाद प्लेटी हेलमिंथीज है, इसमें अंग स्तर है, तथा एस्केलमिंथीज से अंग तंत्र है, और आगे के सभी जीवों में अंग तंत्र का स्तर ही हमें देखने को मिलता है।
नेक्स्ट है सम्मिति। सम्मिति में यहां पे उन्होंने लिखा है अनेक प्रकार की, मतलब आप कहीं से भी दो हिस्से काटे वो नहीं कटेगा। इसके लिए संघ जब पढ़ा था तब एक शब्द आया था असममित। क्या शब्द लगाया था उन्होंने? असममित। उसके बाद सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा में भी कैसी है? आर्य सम्मिति है। और इसके बाद के सभी संघों में सम्मिति कौन सी थी? आर्य सम्मिति थी, सिर्फ एक अपवाद को छोड़ करके। एक अपवाद जो हमें वहां देखने को मिला था वो था एकाइनोडर्मेटा में। एकाइनोडर्मेटा में वयस्क में आर्य सम्मिति देखने को मिलती है, जबकि हम उसके लार्वा की बात करें तो लार्वा में द्विपार्श्व सम्मिति देखने को मिलती है। गुहा की बात अगर करी जाए तो पॉरीफेरा में अनुपस्थित लिखा है, मतलब ये अगुही है। सिलेंट्रेटा में भी अनुपस्थित लिखा है, ये भी अगुही है। टीनोफोरा में अनुपस्थित लिखा है, मतलब ये भी अगुही है। प्लेटी हेलमिंथेस में भी अनुपस्थित लिखा है, मतलब ये सारे के सारे कैसे हैं? अगुही है। यहां पर इस चीज को मेंशन किया गया है। एस के हेलमिंथेस की बात करें तो यहां पे लिखा है कूटगुही है, स्यूडोसिलोमेट। और एस के हेलमिंथेस के बाद के जितने भी संघ हमें देखने को मिले उन सब में हमें क्या देखने को मिली? वास्तविक देह गुहा देखने को मिली। नेक्स्ट पे चलते हैं, खंडी भवन, सेगमेंटेशन। और जब सेगमेंटेशन के आधार पर हम जीवों को बांट रहे थे तब वहां पर बोला था कि जो मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी है वो मिलती है तीन में। एक है एनलेडा, एक है हमारे पास ऑर्थोपोडा, और एक है हमारे पास कॉर्डेटा। इन तीनों के अलावा जो भी संघ होंगे उनमें अखंडित शरीर, नॉन सेगमेंटेड बॉडी पाई जाएगी। यहां पर अनुपस्थित है, यहां पर भी 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 अनुपस्थित है। सिर्फ कहां उपस्थित है? एनिलिडा में, ऑर्थोपोडा में, और कहां देखने को मिलेगी? कॉर्डेटा में। ये चार्ट जो समराइज फॉर्म में लिखा है बहुत ही शानदार है। इस चार्ट को आपको देखना है और इस चार्ट को बार बार समझना है कि क्या शब्द कहां लिखा है। पाचन तंत्र। पाचन तंत्र के आधार पर अपने बांटा था किसमें? अपूर्ण आहार नाल और पूर्ण आहार नाल। पूर्ण आहार नाल का मतलब बताया था ऐसी आहार नाल जिसमें दो ओपनिंग हो, जिसमें से एक माउथ हो और दूसरा एनस हो, तब उसे कहा जाता है पूर्ण आहार नाल। और अगर उसमें दो ओपनिंग नहीं है तब हम उसे क्या बोलते हैं? अपूर्ण आहार नाल। देखते हैं एनसीईआरटी क्या कह रही है। यहां पर पाचन तंत्र अनुपस्थित है, यहां पर क्या लिखा? अपूर्ण, यहां पर लिखा अपूर्ण, और यहां पर प्लेटी हेलमिंथेस में कैसा है? अपूर्ण। और उसके बाद के सभी संघों में हमें कैसा देखने को मिलेगा? पूर्ण आहार नाल देखने को मिलेगी। नेक्स्ट उन्होंने लिया है परिसंचरण तंत्र। के परिसंचरण तंत्र के आधार पर बात करें तो क्या बांटा था? दो प्रकार का आया था, एक खुला परिसंचरण और एक बंद परिसंचरण। अगर हम खुले परिसंचरण की बात करें तो पूरे नॉन कोऑर्डिनेटा में हमें क्या देखने को मिलता है? खुला परिसंचरण देखने को मिलता है। लेकिन दो जगह हमने उसका अपवाद भी देखा था, एक एनलिडा देखा था और दूसरा सेफेलोपोड मोलस्का देखा था। यहां पे देखते हैं, यहां पर श्वसन तंत्र एब्सेंट है, यहां पर भी एब्सेंट है, यहां पर भी एब्सेंट है, यहां पर भी एब्सेंट है। एसके हेलमिंथेस में भी एब्सेंट है। एनिलिडा की बात करें तो यहां पर उपस्थित है और वो भी कैसा है? बंद है। इन्होंने सिर्फ उपस्थित अनुपस्थित बोला है, तो इसके बाद के सारे सदस्यों में क्या होगा? उपस्थित होगा। श्वसन तंत्र के बेस पे देखें तो श्वसन तंत्र शुरुआती जीवों में पहले भी अपने कहा था सामान्य त्वचा से हो रहा है और साधारण विसरण की क्रिया के द्वारा होता है। जनरल बॉडी सरफेस से हो रहा है और सिंपल डिफ्यूजन की प्रोसेस से हो रहा है। यहाँ पर सिलेंट्रेटा में भी एब्सेंट है, टीनोफोरा में भी एब्सेंट है, प्लेटी हेलमिंथेस में भी एब्सेंट है, और यहाँ पर एसके हेलमिंथेस में भी एब्सेंट है। अगर हम एनिलिडा की बात करें तो एनिलिडा के सदस्य भी अपनी त्वचा से ही सांस ले रहे थे। इसके बाद के जीवों में बोले तो वहां पर क्या है? उपस्थित है। विशेष लक्षण की बात करें, शरीर में छिद्र पाए जाते हैं, शरीर में बहुत सारे छिद्र होते हैं, इसी वजह से इनका नाम क्या दिया था? पोरी। पोरी मतलब पोर्स, और पोर्स का मतलब ही क्या होता है? छिद्र होता है। दूसरा कैनाल सिस्टम, ये भी इनका एक यूनिक फीचर है कि इनमें जो है पोर्स होते हैं और इनमें जो है कैनाल सिस्टम पाया जाता है, ये इनका यूनिक फीचर हो गया। सिलेंट्रेटा या निडेरिया की बात करें तो इनमें क्या है? नीडोब्लास्ट सेल प्रेजेंट होने की वजह से ही इनका नाम क्या दिया गया था? निडेरिया नाम दिया गया था। इनमें कॉम्ब प्लेट्स पाई जाती हैं, ये अपन ने पढ़ा था, और उनकी काउंटिंग भी दी थी 8,
कि इनमें 8 कॉम्ब प्लेट्स पाई जाती हैं। प्लेटी हेलमिंथीज को नाम ही क्या दिया था? प्लेट मतलब चपटा, फ्लैट। ये रहा, इनका शरीर कैसा है? चपटा है, और इनमें चूसक पाए जाते हैं ताकि ये होस्ट की बॉडी वॉल से चिपके रहें। एस के हेलमिंथीज की बात करें तो प्राय क्रमीय रूप में होते हैं, और कैसे होते हैं? लंबे होते हैं। जबकि हम बात करें किसकी? एनलिडा की, तो एनलिडा की खासियत उन्होंने क्या दिया है? शरीर वलय, एनुलस, यही शब्द इस्तेमाल किया था, एनुलस या रिंग लाइक। और एनुलस होने की वजह से ही इनका नाम क्या दिया गया था? एनीलिडा नाम दिया गया था। तो बाकायदा लिखा है कि शरीर वलयों की तरह खंडित होता है, सेगमेंटेड बॉडी पाई जाती है। ऑर्थोपोडा की विशेषता की बात करें तो ऑर्थोपोडा में बाह्य कंकाल किसका बना हुआ है? काइटिन युक्त बना हुआ है, तथा संधि युक्त उपांग पाए जाते हैं, जॉइंटेड अपेंडेजेस। और जॉइंटेड अपेंडेजेस होने की वजह से ही नाम पड़ा था ऑर्थोपोडा। ऑर्थो शब्द का मतलब क्या था? जॉइंटेड, पोडा का मतलब क्या था? अपेंडेजेस। आगे देखते हैं, अगले संघों में देखें क्या क्या। मोलस्का की खासियत क्या है? कि बाह्य कंकाल कवच प्राय उपस्थित है, इनमें सेल कवरिंग पाई जाती है ना। नॉर्मली ये सॉफ्ट बॉडी ऑर्गेनिज्म होते हैं मोलस्का, मुलायम शरीर वाले होते हैं, लेकिन उनके चारों तरफ क्या है? कवच बना होता है। नेक्स्ट है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा की खासियत क्या है? वाटर वेस्कुलर सिस्टम और आर्य समिति। अगर आप देखें कि इसके पहले के जो जीव है उनमें द्विपार समिति आ गई थी प्लेटी से, लेकिन वहां पर जब क्लासिफाई किया था तो इकाइनोडर्मेटा के आगे स्टार लगाया हुआ है, और वो स्टार इसलिए क्योंकि इनमें समिति कैसी है? आ रही है। किसमें? वयस्क इकाइनोडर्म में। लेकिन अगर वो इकाइनोडर्म के लार्वा की बात करते हैं तो वहां पर समिति क्या हो जाएगी? द्विपार्श्व हो जाएगी। हेमिकॉर्डेटा की बात करें तो नाम में छुपा हुआ हेमी मतलब आधा। कैसे थे ये? क्रमी के समान थे, बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइड थी, प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक। इसमें डिवाइड थी प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक। सुंड, कॉलर और धड़ जो है वो उपस्थित होते हैं। कॉर्डेटा की, कॉर्डेटा होने के लिए ही 3 डिमांड रखी थी। एक, नोटोकॉर्ड होनी चाहिए, दूसरा डॉर्सल ट्यूबुलर हॉलो नर्व कॉर्ड होनी चाहिए, और तीसरा पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट होने चाहिए। इसके अलावा एक चौथा करेक्टर भी जोड़ा था जो उपस्थित है सामान्यतः, लेकिन हमेशा उपस्थित हो ऐसा जरूरी नहीं है, जिसका नाम था पोस्ट एनल टेल, पश्चगुदीय पूंछ भी होनी चाहिए। यहां पर जाकर आपका ये टॉपिक जो है फाइनली कंप्लीट हो जाता है। लेकिन हम लोग रिवीजन क्लास कर रहे हैं, तो रिवीजन क्लास में यहाँ पर जो सारांश दिया गया है, समरी जो दी गई है, हम उसको भी देखेंगे, क्योंकि कभी कभार यहाँ समरी में से वो चीजें उठा लेता है और डायरेक्ट क्वेश्चन के रूप में वो दे देते हैं। क्या क्या कहा गया है? कि मूलभूत लक्षण, जैसे संगठन के स्तर के आधार पर हमने बांटा हुआ है कि जीवों को किस किस आधार पर बांटा था, वो 8-9 पॉइंट जो थे उनको दिमाग में रखिएगा। संगठन के स्तर के आधार पर बिल्कुल बांटा था, सम्मति के आधार पर आर्य सम्मति, द्विपार सम्मति बिल्कुल बांटा, कोशिका संगठन के आधार पर बिल्कुल बांटा, गुहा के आधार पर गुही, कूट गुही और अगुही, खंडी भवन के आधार पर बिल्कुल बांटा, खंडित या अखंडित शरीर है। पृष्ठ रज्जु नोटोकॉर्ड के आधार पर भी बिल्कुल बांटा, कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा आदि प्राणी जगत के वर्गीकरण के आधार हैं। ये बात सही है। इन लक्षणों के अलावा कई ऐसे भी लक्षण हैं जो संघ या वर्ग के विशिष्ट लक्षण होते हैं, जैसे स्तन ग्रंथियों का पाया जाना, स्तनधारियों का लक्षण, पंखों का पाया जाना, पक्षियों का लक्षण, कवकयुक्त अंडा और जिनमें सरककर और रेंगकर चलने का गुण पाया जाता है, रेप्टाइल्स का लक्षण, है ना। जो जल और थल दोनों जगह रह सकते हैं, उभयचरों का लक्षण। तो इसलिए उन्होंने कहा कि संघ और वर्ग के कुछ विशिष्ट लक्षण भी होते हैं। पॉरीफेरा जिसमें बहुकोशिकीय प्राणी होते हैं का कोशिकीय स्तर का संगठन ये हमें मिला था, तथा कशाबकीय कीप कोशिका जिसे फ्लैजिलेटेड कॉइनोसाइट, ये शब्द हम लोगों ने इस्तेमाल किया था। क्या इस्तेमाल किया था? फ्लैजिलेटेड कॉइनोसाइट कोशिकाओं का पाया जाना पॉरीफेरा का विशिष्ट लक्षण है, ये लिखा है। सिलेंट्रेटा में टेंटाकल्स हैं, बिल्कुल हैं। इसके अलावा नीडोब्लास्ट कोशिकाएं हैं, बिल्कुल हैं। और नीडोब्लास्ट कोशिकाओं की उपस्थिति की वजह से ही हमने इन्हें नाम दिया क्या? निडेरिया। क्या नाम दिया गया? निडेरिया। ये सामान्यतः जलीय, स्थिर या स्वतंत्र तैरने वाले होते हैं। उसके बाद अगले संघ में क्या कहा गया? टीनोफोरा, लवड़ी। और यहाँ पे आप देखें तो वहां पे सभी शब्द इस्तेमाल किया है,
एनसीईआरटी ने बहुत कम जगह पर सभी शब्द, ज्यादा जगह पर उन्होंने सामान्यतः, अधिकांशतः, प्राय ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है, लेकिन बहुत कम जगह है जहां उन्होंने सभी लिखा है। उनमें से एक क्या है, टीनुफुरा। टीनुफुरा में वो लिखा है कि सभी सदस्य कैसे हैं, समुद्री हैं। लवड़ी है तथा कॉम प्लेट्स वाले जीव होते हैं, इनकी संख्या भी लिखी है 8। प्लेटी हेलमिंथेज चपटे क्रमी बिल्कुल थे। प्राणियों का शरीर चपटी तथा द्विपार्श्वमिति बायलेटरल, फर्स्ट बायलेट्रिया प्लेटी हेलमिंथेज, फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक प्लेटी हेलमिंथेज और फर्स्ट टाइम सिफेलाइजेशन भी किसमें था, प्लेटी हेलमिंथेज में था। परजीवी प्लेटी हेलमिंथेज में स्पष्ट चूसक होते हैं, जिनकी सहायता से वो होस्ट का इस्तेमाल कर पाएंगे। हुक्स या सकर्स हो सकते हैं। ऐसे हेलमिंथेज सूडोसीलोमेट बाकायदा लिखा है, कूटगुही, इस चीज का भी जिक्र हम लोग कर चुके हैं। गोल आकृति वाले प्राणी होते हैं। एनिलिड प्राणी विखंडित, खंडित, ये आ गया। मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी, कैसी बॉडी है इनमें, मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी। मेटामेरिकली सेगमेंटेड फिर से वही बात, 3 में पाया जाता है, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा और कॉर्डेटा। इनमें गुहा पाई जाती है, में बाह्य एवं अंतः खंड एकीकृत एवं एवं गुदा होते हैं। आर्थ्रोपोडा प्राणी जगत का सबसे बड़ा समूह है, ये भी हम लोग देख चुके हैं। नंबर 1 पे है ऑर्थ्रोपोडा, नंबर 2 पे है मोलस्का, है ना। संसार में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले जीव कौन से हैं, ऑर्थ्रोपोडा के, और दूसरे नंबर पे जीव कौन से हैं, मोलस्का के, जिसमें संधि युक्त पाद होता है, ज्वाइंटेड अपेंडेजेस होते हैं। मोलस्का का कोमल शरीर यहां बिल्कुल मिल गया है कि मोलस्का के जीव कैसे हैं, कोमल शरीर वाले होते हैं, एनसीईआरटी में लिखा है। तथा कैल्शियम कवच से ढका होता है। बाहरी कंकाल, ये लिखा है कैल्शियमय, इसको याद रखिएगा, कैल्शियम युक्त बाह्य कंकाल से ढका होता है तथा बाहरी कंकाल काइटिन का होता है। इकाइनोडर्म की त्वचा कांटेदार, कांटेदार थी इसीलिए इनका नाम था इकाइनो होती है। इन प्राणियों का मुख्य लक्षण क्या होता है, जल संवहन तंत्र, वाटर वेस्कुलर सिस्टम, ये पॉइंट भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। हेमिकॉर्डेटा कृमि की तरह लवणीय प्राणी होते हैं। इन प्राणियों का शरीर बेलनाकार होता है, जिसमें प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक होते हैं। तीनों चीजों का मेंशन किया हुआ है, सुंड, कॉलर और वक्ष होते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। यहां पर कॉर्डेटा संघ के प्राणियों की बात करें, मैं नोटोकॉड, भाई नोटोकॉड है इसलिए तो नाम कॉर्डेटा दिया है ना। या तो प्रारंभिक भ्रूणी अवस्था में, ये पॉइंट भी हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो 3 लक्षण हम लोगों ने पढ़े थे, नोटोकॉड, नर्व कॉड और फेरिंजियल गिल्सिट, जरूरी नहीं है कि वयस्क अवस्था में ही उपस्थित हो, वो जीवन काल की किसी ना किसी अवस्था में उपस्थित हो, तब भी हम उसे किस में रखेंगे, कॉर्डेटा में लिखेंगे। बाकायदा लिखा है या तो प्रारंभिक भ्रूणी अवस्था में अथवा जीवन की किसी भी अवस्था में पाया जाता है, तो हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे कॉर्डेटा कहते हैं। इसके दूसरे सामान्य लक्षण क्या है, पृष्ठीय खोखली, ये शब्द पे माइंड कीजिएगा, खोखली तंत्रिका रज्जु तथा पेयड क्लोम छिद्र होते हैं। कुछ कशेरुकी प्राणियों में जबड़े का अभाव होता है, एब्सेंस ऑफ जॉ, और ऐसे जीवों को कहा गया था ए गेनेथोस्टोमेटा, ए गेनेथा में रखा था हमने इन्हें, जो ए गेनेथा, तथा अन्य में जबड़े और जिनमें जबड़े होते हैं उन्हें गेनेथा कहते हैं, गेनेथोस्टोमेटा कहते हैं, मिलते हैं। साइक्लोस्टोमेटा ए गेनेथा का प्रतिनिधित्व करता है और ये अत्यंत प्राचीन कॉर्डेटा होते हैं तथा मछलियों के बाह्य परजीवी होते हैं, एक्टोपैरासाइट होते हैं, इस चीज का भी जिक्र हम लोग कर चुके हैं। गिनेथोस्टोमेटा, यहाँ पे शब्द थोड़ा कटा हुआ है, हिंदी मीडियम में आपको पहले भी बता चुके हैं, हिंदी मीडियम की एनसीईआरटी में बहुत सारी गलतियां देखने को मिल जाती हैं, तो पढ़ते टाइम पर थोड़ा एक्स्ट्रा का अलर्ट रहना, क्योंकि पहली बार जब पढ़ते हैं तो कभी कोई नजर में नहीं आता जल्दबाजी में, है ना। तो ध्यान से पढ़िएगा, आराम से पढ़िएगा, हड़बड़ाना बिल्कुल नहीं है, एकदम दिमाग को शांत रखते हुए उसको पढ़िएगा। गिनेथोस्टोमेटा को 2 अधिवर्ग में विभाजित किया गया है, कौन कौन सा, पिसीज
और टेट्रापोडा। पीसीज में रखी गई है मछलियां, वो भी कौन सी, वास्तविक मछलियां। जो मछली शब्द एक्चुअल में लगाया जाता है वो इनके लिए लगाया जाता है। टेट्रापोडा नाम से पता चल रहा है ऐसे जीव जिनमें 4 उपांग होंगे, 4 पैर होंगे, उन्हें क्या बोला जाएगा, टेट्रापोडा। इसमें पहला कहा गया वर्ग कॉन्ड्रोचिक्थीज और ऑस्ट्रोचिक्थीज का चलन पख, पख मतलब होता है फिन्स। आप जानते हैं फिन्स की सहायता से ही मछलियां तैरती हैं, पख द्वारा होता है तथा ये पिसीज के अंतर्गत आते हैं। कॉन्ड्रोचिक्थीज जिनमें हमने कहा था ये उपास्थल मछलियां होती हैं। क्या होती हैं ये, उपास्थल मछलियां। कॉन्ड्रोचिक्थीज लवणीय मछलियों में बाह्य नहीं अंतः कंकाल होता है ना। इनका जो अंतः कंकाल है वो किसका बना होता है, उपास्थियों का बना होता है। उपास्थल होता है उभयचर। एम्फीबिया सरीसृप और पक्षी वर्ग की बात करें तथा स्तनधारी वर्गों में 2 जोड़े पाद होते हैं तथा ये टेट्रापोडा के अंतर्गत रखे गए। उभयचर उभयचरों की हम बात करें, उभयचर जल एवं थल दोनों में पाए जाते हैं। सरीसृप की त्वचा सूखी एवं क्रेटिन युक्त होती है। सांपों में पैर एब्सेंट हैं, ये पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है। वैसे भी सांप आप लोगों ने देखे ही होंगे जो है उनमें पैर नहीं होते हैं, तो कोई ऐसा करेक्टर नहीं है जो आपने कभी देखा ना हो। ये क्वेश्चन बन जाएगा आपसे। रहते हैं मछलियां उभयचर तथा सरीसृप, ये कैसे हैं, असमतापी या अनियमित तापी। इन्हें पोइक्लोथर्मिक या कोल्ड ब्लडेड कहा जाता है। इस शब्द का जिक्र भी कई बार हम लोग कर चुके हैं कि असमतापी जीव ऐसे होते हैं जो अपने शरीर के तापमान को नियत नहीं रख पाते हैं और वातावरण के तापमान बदलने के साथ साथ इनके शरीर का तापमान भी बदल जाता है। पक्षी समतापी जीव होते हैं, मतलब इनके शरीर का तापमान कैसा रहता है, नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है तथा शरीर पर पंख होते हैं और इन पंखों की सहायता से ये उड़ते हैं, जो उड़ने में सहायता करते हैं। ये पंख क्या है, यहाँ पे बाकायदा मेंशन है जो वहां पे नहीं था शायद, कि ये पंख क्या है, रूपांतरित अग्रपाद हैं। ये फोर लिम्ब का मॉडिफिकेशन होते हैं जिनकी सहायता से ये उड़ पाते हैं। पश्चपाद चलने में बिल्कुल चलती है पक्षी, तैरने में जैसे कि बतख और अपने पेंगुइन्स आ जाते हैं। टिकने में पक्षीशाद या आलिंगन के लिए अनुकूलित होते हैं। स्तनधारियों के विशिष्ट लक्षणों में जिस वजह से इनका नाम दिया गया है, स्तन ग्रंथि एवं त्वचा पर बाल, ये भी लक्षण हम लोग देख चुके हैं, प्रमुख हैं। और ये सामान्यतः जरायुज, ये सामान्यतः क्यों लगाया है, क्योंकि यहाँ पर हमने इसका एक एक्सेप्शन भी देखा था, प्रोटोथीरिया। और इस प्रोटोथीरिया में जो उदाहरण आता है वो आता है क्या, ऑर्निथोरिंकस या डक बिल प्लेटिपस, है ना। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आप लोग इस वीडियो को बार बार देखें और चीजों को बार बार रिवाइज करें, क्योंकि बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा बार रिवाइज कर सकते हैं। अभी आपके पास टाइम है, जितनी बार हो सके एनसीईआरटी को पढ़ें और उनमें छुपे हुए शब्दों को पहचानें ताकि आप उनका अर्थ पता कर सकें और दिमाग में बनाए रख सकें जो है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट।